हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पोलराइजेशन क्या होता है लाइट में, उस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पोलरॉइड क्या होता है। कई बार सन ग्लासेस आते हैं जो पोलराइज्ड सन ग्लासेस होते हैं, उससे कई लोगों ने यूज भी किया होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है किस तरह से लाइट की इंटेंसिटी को कम करता है या किसी और चीज़ को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पोलराइजेशन क्या होता है, किस टाइप के वेव में हो सकता है, बिल्कुल बेसिक से पकड़ेंगे और 2-4 मिनट में ख़त्म करके हम लोग लाइट के पोलराइजेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक, पोलराइजेशन इट इज ओनली ए ट्रांसवर्स वेव फेनोमेनॉन। ठीक है, एक एक करके क्लियर करते हैं। ये केवल ट्रांसवर्स वेव में होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन नहीं होता है। तो पोलराइजेशन क्या होता है जब समझेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों लॉन्गिट्यूडनल में नहीं होता और ट्रांसवर्स में होता है। क्यों? सिंस light is a transverse wave, here also we observe polarization in light. Think of wave in a string. स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव होता है, आप स्ट्रिंग में जनरेट कर सकते हैं ट्रांसवर्स वेव, ये आपको पता है क्योंकि हमने जब वेव्स पढ़ा था तो पढ़ा था कि एक पल्स हम जनरेट करके आगे की तरफ पल्स को भेज देते हैं और वो ट्रांसवर्स वेव होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का जो पार्टिकल्स है ऊपर नीचे करता है वाइब्रेशन और वेव जो है आगे की तरफ पल्स मूव करता है। तो लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इसमें दिखाया गया है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेड में है और ये डायरेक्शन ऑफ जो ब्लैक, ये जो एरो है ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है और मैग्नेटिक फील्ड है इस परपेंडिकुलर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप में ऐसे वाइब्रेट कर रहा है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट ये। ठीक है, तो ये एक सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है। हम नॉर्मली क्या करेंगे थ्रू आउट द कोर्सेज, जब भी लाइट वेव की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को नहीं दिखाएंगे। ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है कांस्टेंट से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही मान करके केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के वेव को रिप्रेजेंट करके लाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लाइट पोलराइजेशन ट्रांसवर्स वेव में होता है और बिकॉज लाइट इज ऑल्सो ए ट्रांसवर्स वेव तो इसमें भी पोलराइजेशन होगा। अब समझते हैं कि क्या होता है पोलराइजेशन। देखिए, मान लेते हैं कि ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, वेव है जो है वो स्ट्रिंग में है। किसमें है? स्ट्रिंग में है। सपोज ये जो है ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में वेव है। समझिए, इजी से समझिए इसको। तो स्ट्रिंग में जो वेव है, जो ये जो वेव दिखाया गया आपको ऐसे जा रहा है, ऐसे ये वेव दिखाया गया है, स्ट्रिंग का वेव पल्स है, समझ सकते हैं आप। और ये जो एक कार्डबोर्ड है जो कि वेव की डायरेक्शन के सामने रख दिया गया है और कार्डबोर्ड में एक स्लिट दिख रहा है। अब स्लिट का डायरेक्शन देखिए वर्टिकल है और वेव किस डायरेक्शन में जो है, वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। इसके जो स्ट्रिंग्स के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रहा है, स्ट्रिंग के ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं पॉइंट्स। ठीक है, जो अभी जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पर है अभी स्ट्रिंग, वो वापस किसी न किसी टाइम में इस सारे पॉइंट्स पर होगा। तो ये जो स्ट्रिंग है वो ऐसे 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 अपना ऑसिलेट कर रहा है। अब जैसे ही ऑसिलेट करते हुए जब एक दूसरे को देते हुए एनर्जी यहाँ पर आएगा तो पार्टिकल्स जो है ना, यहाँ पर स्ट्रिंग जो है ये इस स्लिट में ऐसे ऐसे पूरा का पूरा क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। अब उसको चूंकि स्लिट जो है वो वर्टिकल है और इसका जो मोशन है पार्टिकल का वो भी वर्टिकल है, तो स्लिट को कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी वेव को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके सारे पार्टिकल्स इसमें अप्स एंड डाउन मूवमेंट करते रहेंगे और इस कार्डबोर्ड के दूसरे साइड में भी एनर्जी ट्रांसफ़र होते रहेगा। तो यहाँ हो क्या रहा है, जो एनर्जी जो था वो दूसरे साइड में ट्रांसफ़र हो रहा है और वेव जो है दूसरे साइड में चला जा रहा है। ठीक है, इतना समझिए, वेव जो है वो दूसरे साइड में पास हो जा रहा है। अब ये एक पर्टिकुलर टाइप का चीज़ हो गया जो क्या किया कि इस वाले वेव को पास होने दिया। अब मान लीजिए कि ये जो वेव का डायरेक्शन, या वेव के डायरेक्शन नहीं, कार्डबोर्ड का डायरेक्शन बदल देते हैं, इसको 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर देते हैं, तो स्लिट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये लीजिए, कर दिया हमने। वेव का डायरेक्शन बदलते या स्लिट का बात एक ही है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का होना चाहिए। तो मैंने स्लिट को डायरेक्शन बदल दिया, रोटेट करने के बाद ये स्लिट का डायरेक्शन हो गया। अब इंटरेस्टिंग क्या हो गया कि ये जो वेव्स आ रहा है स्ट्रिंग का, ये वेव वो क्या है, जैसे यहाँ आता है तो इसके पार्टिकल को वर्टिकली वाइब्रेट कराना चाहता है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव है इसलिए, तो वर्टिकली जब वाइब्रेट कराना चाहता है तो कर नहीं पाएगा ना, क्योंकि स्लिट का डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टल है, तो ये तो टकराएगा कार्डबोर्ड में। तो इसका क्या मतलब कि एनर्जी इससे बाहर ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, यही कहीं एब्जॉर्ब हो जा रहा है। समझ रहे हैं?
तो ये जो है आगे नहीं जाने देगा, इसलिए ये क्रॉस, आगे कोई वेव नहीं मिलेगा, कोई एनर्जी नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो क्या रहा है, देखिए कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव को जाने दे रहा है ये, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव को नहीं जाने दे रहा है। एक क्या, बहुत सारे ऐसे वेव्स होंगे जिसको नहीं जाने, मतलब इसके परपेंडिकुलर जो भी रहेगा उसको नहीं जाने देगा। अगर कोई वेव ऐसे आ रहा है ऐसे, तो उसको जाने देगा, और बाकी जितने भी डायरेक्शंस ऑफ वेव है इसके परपेंडिकुलर जो भी है ये वाला, ये सबको नहीं जाने देगा इस केस में। ऐसे समझिए कि एक वेव है, इसमें एक स्ट्रिंग को दिखाया गया ना, जो कि ये कौन स्ट्रिंग जो है वेव, वो किस प्लेन में है, ये है आपका एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, अभी फिलहाल एक्स वाई प्लेन में है। अब इसी तरह ये वाई जेड प्लेन में हो सकता था, और ऐसे वेव का डायरेक्शन, इसको अगर रोटेट करते हैं वेव को तो ऐसे हो सकता था, ऐसे, या किसी और एंगल पे हो सकता था ऐसे, ठीक है। तो वो धीरे धीरे समझेंगे क्या होता है। सपोज कीजिए, पहले तो पोलराइजेशन आप समझ गए क्या हो रहा है। पोलराइजेशन का मतलब कि एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने वाला वेव हो, उसको जाने देगा। अच्छा, पोलराइजेशन का बात तब ना आएगा जब अनपोलराइज्ड कुछ हो। अब ये जो एग्जांपल मैंने लिया वो तो ऑलरेडी ये क्या है कि जो सिंगल वेव है वो ऑलरेडी पोलराइज्ड है, सिंगल वेव है। तो अब हम इसमें आते हैं, समझते हैं चीज़ को बढ़िया से। मान लेते हैं कि ये एक्स वाई जेड जो है एक्सिस है, और ये प्लेन मैंने दिखाया हुआ है। ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ये हो गया वाई जेड प्लेन ये, और नीचे वाला प्लेन जो है ये एक्स जेड प्लेन हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब तक 3D में चीज़ों को नहीं समझिएगा तो पोलराइजेशन जो है वो समझ में अच्छे से नहीं आएगा। थोड़ा सा टाइम देते हैं, लेकिन ऐसा समझते हैं कि जीवन भर याद रहे। तो ये एक एक्सिस हमने ले लिया है ये, ठीक है। अब ये जो केस लिया गया है, इसमें सपोज कीजिए कि लाइट जो है वो ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। रेड से दिखा देते हैं इसको, इस डायरेक्शन में लाइट जो है वो ट्रैवल कर रहा है। क्लियर है, ये लाइट का डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। अब लाइट का जो डायरेक्शन है, तो वो डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्चुएशन, वाइब्रेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब क्या होता है, पर ये इन केस ऑफ लाइट, इफ लाइट ट्रेवल अलोंग एक्स डायरेक्शन, व्हाट कैन बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फ्लक्चुएट जो करता है वो किस डायरेक्शन में करेगा। थोड़े देर, आधे मिनट के लिए सोचिए, समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए क्या है। तो इसके परपेंडिकुलर कितने डायरेक्शन पॉसिबल हैं, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाइब्रेट करेगा वो डायरेक्शन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर करेगा। तो इसके परपेंडिकुलर कितने डायरेक्शंस पॉसिबल है, इनफाइनाइट डायरेक्शंस पॉसिबल है। क्यों, इस प्लेन को देखिए, वाई जेड प्लेन को, तो वाई जेड प्लेन में कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करिएगा तो सारे के सारे लाइन क्या होंगे, इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं। ये जितने भी इनफाइनाइट लाइन्स होंगे जो इस प्लेन में लाई करते हैं वाई जेड प्लेन में, ये सारे के सारे किसके परपेंडिकुलर हैं, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं जिधर लाइट जा रहा है। तो ये तो समझ में आ गया कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर सकता है। ये तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं, और ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ लाइट सेम रहेगा, यही आएगा। तो ये जो है जिसमें कि लाइट का डायरेक्शन तो एक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर का डायरेक्शन बहुत सारा पॉसिबल है। ऐसे लाइट को हम लोग बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। क्लियर हुआ। ये जो लाइट आ रहा है इस डायरेक्शन में इस समय, वो क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट, क्योंकि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर उस प्लेन में हमेशा किसी भी पॉइंट पे ले लीजिएगा, इस डायरेक्शन, यहाँ पर ले लीजिए, दूसरे जगह यहाँ पर कहीं, तो इस यहाँ पर भी प्लेन एक होगा ये जो वाई जेड के पैरेलल होगा, और उस प्लेन में चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है ये, ठीक है। ड्रॉ अगर करने जाएंगे तो एक ऐसे होगा, फिर एक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे हो जाएगा। इनफाइनाइट है तो ड्रॉ कर नहीं सकते हैं, केवल समझा रहे हैं कि जो वाइब्रेशन जो है वो सारे डायरेक्शन में पॉसिबल है, बस इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, और इसके परपेंडिकुलर तो होगा ही, ठीक है। ये समझिए इस चीज को, ई कैन बी, मतलब ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैन बी in any direction along parallel to yz plane, जो अभी दिखाएं, yz plane is perpendicular to x, there are infinite such directions। समझ में आ गया ये, that is though light is along x axis only, electric field vector has infinite possible directions। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया ये ऐसे infinite directions possibles हैं ये सारे, जो कि yz plane या parallel to yz plane होगा यहाँ पे। क्लियर है, तो इतने सारे डायरेक्शंस पॉसिबल्स हैं। क्लियर हो गया।
तो अनपोलराइज्ड लाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाइब्रेट कर रहा है बहुत सारे डायरेक्शंस में, और पोलराइज्ड लाइट में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो है वो सारे डायरेक्शंस में नहीं वाइब्रेट करेगा, ओनली ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। देखते हैं हम लोग पोलराइजेशन को, समझते हैं क्या होता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग इसके मैथमेटिकल और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जानेंगे। इस फिगर को देखिए, तो इसमें अगर ये चश्मे से देखा जाए, जो कि एक चश्मा है, एक नॉर्मल चश्मा भी हो सकता है जो कि थोड़ा सा डार्क कर दिया जाता है जिससे कि लाइट की इंटेंसिटी कम हो, ठीक है। तो जब चश्मे से देखा जाता है सन ग्लासेस से, तो क्या होता है कि जो इमेजेस है वो थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अगर इसी चश्मा के साथ एक और चश्मा का ग्लास जो है इसके परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया गया है, ठीक है, तो इंटेंसिटी जहाँ पर दोनों ग्लास पर जा रहा है वहाँ इंटेंसिटी थोड़ा और कम हो गया है, हुआ है कि नहीं। लेकिन फिर भी देखिए पीछे का इमेज जो है दिखाई दे रहा है क्लियरली, ठीक है, कि पानी है, ये है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो एक इंटेंसिटी जितना रिड्यूस किया था, दोनों मिलकर के उसका डबल इंटेंसिटी रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो ये कौन सा ग्लास हो सकता है, ये नॉर्मल ग्लास है, ये कोई पोलरॉइड ग्लास नहीं है, ये एक नॉर्मल सन ग्लास है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक पोलरॉइड सन ग्लास में ये चीज़ नहीं मिलेगा कि केवल इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो गया दो को, वो भी जब आपने इसको परपेंडिकुलर रखा है, एक का डायरेक्शन ये है, दूसरे का डायरेक्शन ये है, और आपने परपेंडिकुलर रखा है, और उसके बावजूद क्या देखा जा रहा है कि लाइट तो ये पोलरॉइड नहीं है। पोलरॉइड में कुछ ऐसा होगा, देखिए क्या होगा जब आपने परपेंडिकुलर रखा है, क्योंकि पोलरॉइड का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है उसमें, ठीक है। ये डिपेंड करता है, इसके रोटेशन पे डिपेंड करता है कि कैसे लाइट को ये आने देगा। तो लाइट जो वहाँ से चल के आ रहा है वैसा नहीं हो रहा है कि 50% इंटेंसिटी इसमें और 50% इसमें घटा, फिर भी लाइट इसमें बचा रहेगा, थोड़ा थोड़ा, मतलब कि जितना भी इंटेंसिटी घटा उसमें उसका थोड़ा और घटाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो कॉमन जोन है उसमें एक बिल्कुल ही लाइट को नहीं आने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं आने दिया जाएगा। अगर परफेक्ट पोलराइड है ये और ये, तो 0%, इसमें भले थोड़ा सा दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है कि परफेक्ट पोलराइड नहीं है, लेकिन अगर परफेक्ट पोलराइड रहा तो यहाँ बिल्कुल ही डार्क रेंज रहेगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और ये नॉर्मल सनग्लास रहेगा तो दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सनग्लास केवल इंटेंसिटी को रिड्यूस करता है। लेकिन पोलराइड अगर ये रहता है, ये पोलराइड ग्लास है, पोलराइज्ड ग्लास, पोलराइड बोलते हैं इसके, समझे, इसमें बिल्कुल ही डार्क रेंज मिलेगा, इसको आपको कुछ भी दिखाई ही नहीं देगा। क्लियर हो गया ये चीजें, ठीक है। तो पोलराइजेशन को समझते हैं, क्या है, प्लेन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। मान लीजिए कि ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, मतलब वाई एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है। तो ये जो लाइट अगर ऐसा रहा जिसमें कि वाई एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है, मतलब डायरेक्शन इसका ऐसे है वेव का, तो ये जो ये एक पोलराइज्ड लाइट कहलाएगा, ठीक है। जो कौन सा पोलराइज्ड होगा, एक्स वाई, पोलराइज्ड अलोंग एक्स वाई, अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग पोलराइज हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ओनली वाइब्रेट अलोंग वाई एक्सिस, क्लियर है। और जो प्लेन है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, वो एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या बता रहे हैं हम कि इसमें क्या होता है कि पोलराइजेशन का मतलब ये हो गया कि कोई एक, जैसे सन ग्लास की बात की है, जो पोलराइज्ड ग्लास है, अगर उसको पास कराया जाए इससे, तो होता क्या है वो समझिए क्या होता है। लाइट इज एमिटेड बाय एटम्स फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स, जैसे एलईडी हो गया या कुछ भी हो गया। At any instant, different atoms in general emits electric field in all different directions. Hence, light in general are unpolarized, and lights from the sun, lamp, bulb, etc. are unpolarized light. समझिए चीज को, कोई भी लाइट सोर्स जो हो गया वो अनपोलराइज्ड लाइट है। समझिए कैसे अनपोलराइज्ड लाइट है। तो अनपोलराइज्ड लाइट को पहले ड्रॉ करते हैं। ये मान लेते हैं कि लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है ये, ठीक है। डिफरेंट मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो वाइब्रेशन है, ये ऑल वाइब्रेशन कौन से फील्ड में है, कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है। ये वाई जेड प्लेन का है, ठीक है, वाई जेड प्लेन में। तो इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक ये लाइट प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का, ठीक है। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है जो कि इधर इस तरफ मूव हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसके सामने ये जो हम एग्जाम्पल शुरू में दिए थे स्लिट वाला,
उसी टाइप का समझिए कि कोई एक ऐसा मटेरियल है जो मटेरियल क्या करेगा, केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग जो वाइब्रेशन है उसी को जाने देगा, बाकी को जाने नहीं देगा। अगर ऐसा होता है तो इसका क्या मतलब है, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि बाकी के सारे डायरेक्शन वाले जो वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यहाँ मान लेते हैं एक मटेरियल हमने रख दिया, कोई मटेरियल रख देंगे जिसको हम लोग बोलेंगे पोलरॉइड, और वो मटेरियल यही काम करने वाला है, सबको खा जाएगा, ये जितने भी डायरेक्शंस हैं सबको ख़त्म कर देगा और केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशंस को जाने देगा, बाहर पार होने देगा एक से दूसरे में। उस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं पोलरॉइड। तो आइए समझते हैं पोलरॉइड क्या होता है। तो पोलराइजेशन सबसे पहले समझ में आ गया। कोई भी इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू पोलराइज लाइट इज कॉल्ड पोलराइजर, और पोलराइज लाइट का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो वो हो गया, और जो लाइट जो निकलेगा उसकी वजह से वो पोलराइज लाइट होगा, लीनियरली पोलराइज लाइट। कई तरह के पोलराइज लाइट होते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। पोलराइड मटेरियल हो गया, क्या हो गया पोलराइड पढ़ते हैं। पोलराइड इज ए स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ ए सीट के फॉर्म में, जैसे चश्मा वगैरह हो गया। पोलराइड है ए लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन along a fixed direction. These chains can conduct current, and when electric field of light में electric field होता है, when falls on these sheets, electric field which are vibrating along the chains are absorbed by the chains and only allowed to pass or transmit those electric fields which are perpendicular to those hydrocarbon chains. ठीक है, thus if unpolarized light is passed through these polaroid, then light gets polarized along pass axis or transmission axis and becomes a linearly polarized light. समझते हैं चीज़ को एक बार और। ठीक है, तो समझते हैं चीज़ को। मान लेते हैं एक लाइट ले लेते हैं। ठीक है, ये इस पॉइंट ले लिए, इस तरफ एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं ये लाइट का डायरेक्शन है, और वाई जेड प्लेन भी ले लेते हैं, ये वाई और ये जेड ले लिए, और लाइट का वाइब्रेशन जो है अनपोलराइज लाइट में ये इस तरह से हो रहा है चारों तरफ। ये कौन से प्लेन में हो रहा है, वाई जेड प्लेन में ये हो रहा है। ठीक है, वाई जेड प्लेन में ये वाइब्रेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके सामने एक रख दिया जाए पोलरॉइड। पोलरॉइड किसको हमने बोला, पोलरॉइड एक स्पेशल टाइप का मटेरियल है जिसमें लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हैं। हाइड्रोकार्बन के लॉन्ग चेन्स को हम दिखा दे रहे हैं ये। ठीक है, अब लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगा तो इसके अलोंग जो है उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसके अलोंग के एब्जॉर्ब कर लेगा तो किस वाले को पास, तो इसके परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगा केवल उसी को इस पार आने देगा। ठीक है, तो इसमें तो बहुत सारे हैं, तो इस बहुत सारे को हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टोरियली केवल 2 में दिखाएंगे, तब थोड़ा इजी समझ में आएगा, क्योंकि इसका सम कर देंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, तो एक मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन आएगा, एक आ जाएगा अलोंग जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के अलोंग वाइब्रेशन, और एक वाई एक्सिस के अलोंग वाइब्रेशन। ये तो मतलब ई वाई और ई जेड के अलोंग केवल वाइब्रेशन हम मान के चलते हैं। ठीक है, बाकी को काट के हटा दिए क्योंकि रिजल्टेंट ले लिए हम अलोंग वाई एंड जेड। अब यहाँ पर जब पहुँचेगा, जब पोलराइड के पास पहुँचेगा तो क्या होगा कि जो ई जेड है वो इस चैन के परपेंडिकुलर है, और जो ई वाई है वो अलोंग दी चैन है। तो क्या बोला गया है पोलराइड के प्रॉपर्टी में कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अलोंग दी चैन होता है तो वो इसमें करेंट, इस चैन में करेंट फ्लो होने करा देता है। चैन में अगर करंट फ्लो कराया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहिए कि मर गया, एब्जॉर्ब हो गया। तो कौन सा बच गया, केवल ये परपेंडिकुलर टू दिस चैन, और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन को कहा जाता है, ये जो चैन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसको कहा जाता है ट्रांसमिशन एक्सिस या पास एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये जो लाइट जो आ रहा था इसमें से जब हो करके बाद में दिखेगा तो केवल वही लाइट दिखेगा और बाकी का एब्जॉर्ब हो जाया रहेगा। ठीक है, तो ये जो ई वाई का डायरेक्शन केवल बचेगा। ठीक है, और ये ई जेड, ये सॉरी ई वाई नहीं, ई जेड बचेगा, और ई वाई खत्म हो चुका है। क्लियर है, ई जेड बचेगा और ई वाई खत्म हो चुका रहेगा, मतलब एब्जॉर्ब हो चुका है, ई वाई एब्जॉर्ब हो चुका है। समझ में आया। और ये क्या है, ये जो डायरेक्शन दिखाया गया लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें क्यों होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, करा देता है
जो उसके अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो ख़त्म हो जाता है। तो जो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट बच गया वही इससे होकर के बाद में पास होगा। तो इसमें कितने थे? इनफाइनाइट थे। अब बेचारा इस सारे इनफाइनाइट में से कितने कौन सा पास हुआ? केवल एक पर्टिकुलर ये वाला पास हुआ। तो अब ये जो पास हुआ ये कौन सा लाइट हो गया? ये हो गया पोलराइज्ड लाइट। ये जो हो गया ये पोलराइज्ड हो, समझ गए? पोलराइज्ड लाइट ये हो गया। तो पोलराइज इसका मतलब कि जो डायरेक्शन इसमें जो वाइब्रेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कुछ इस टाइप का वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, एक्स जेड प्लेन में। क्लियर हो गया? क्योंकि वाई एक्सिस वाला खत्म हो गया। तो ये पोलराइज्ड लाइट। तो अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पोलराइज्ड लाइट कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे क्रिएट होगा, पोलरॉइड क्या होता है, ठीक है। अब मैथमेटिकली देखते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स पढ़ लेते हैं कि सपोज ए लाइट इज ट्रेवलिंग along x axis, its electric fields are in yz plane. Let us break E along y and z डायरेक्शन, जो अभी अभी बताए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने कहा कि बहुत सारे ऐसे yz प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। इन सारों को हम लोग क्या करेंगे? केवल एक से रिप्रेजेंट करेंगे। ये yz प्लेन में मान लेते हैं कि ये EY है और ये EZ है, इसी से रिप्रेजेंट करेंगे EZ से, और ये x एक्सिस है, ठीक है। EY और EZ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिए। बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, कितनों को लेंगे, इसलिए दो कंपोनेंट में लेकर के काम कर रहे हैं। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिख सकते हैं EY इक्वल टू E1 साइन ओमेगा टी माइनस KX लिख सकते हैं। और इसी तरह से EZ को लिख सकते हैं, मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट उधर आया है E2, तो E2 साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस डेल्टा, पर डेल्टा क्या है? फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा क्या हो जाएगा? अगर रिजल्टेंट मान लेते हैं थीटा है, एंगल बनाता है जेड एक्सिस के साथ tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला सिंपल सी बात है, E2 साइन वाई एक्सिस के साथ थीटा बनाएगा ना, तब E2 लिखेंगे ऊपर में, वाई एक्सिस के साथ थीटा है तो E2 साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस डेल्टा डिवाइड बाई E1 साइन ओमेगा टी माइनस KX। अच्छा, ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट हम क्यों कर रहे हैं? देखिए कि इफ डेल्टा इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या हो जाएगा? डेल्टा 0 कर लीजिए तो EY बाई EZ क्या हो जाएगा? EY बाई EZ जो हो जाएगा वो एक सिंपली E2 बाई E1, EZ बाई EY या E1 बाई E2, एक ही बात है, E1 बाई E2, ठीक है। E1 बाई E2 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो गया, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, एक्स डिपेंडेंट नहीं है, सब कट जा रहा है। तो इफ डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा 0 मतलब क्या हो गया? दोनों सेम है, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट हो गया, उसमें कुछ है ही नहीं। दैट मीन्स लाइट क्या है? वो लाइट इज लीनियरली पोलराइज्ड, ठीक है। इफ डेल्टा इक्वल टू पाई, तो भी उसमें सेम चीज़ हो जाएगा। tan थीटा इस केस में क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू माइनस E2 बाई E1, ठीक है। तो ये भी तो कांस्टेंट ही है, तो ये भी लीनियरली पोलराइज्ड हो गया, ठीक है। इफ डेल्टा इक्वल टू पाई बाई 2 एंड E1 इक्वल टू E2, अगर ऐसा ले लेते हैं तब क्या हो जाएगा? तो उस केस में tan थीटा जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? आप चेक करके बताइए। ये आपके हो जाएगा tan थीटा जो है वो हो जाएगा E2 बाई E1 tan ओमेगा टी माइनस KX के बराबर। तो E2 E1 काट देते हैं, अगर बराबर है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी माइनस KX। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी पर्टिकुलर x की बात करें तो ये x कांस्टेंट हो जाएगा, तो थीटा जो हो जाएगा वो टाइम का फंक्शन हो जाएगा। एट पर्टिकुलर x थीटा क्या हो जाएगा? टाइम का फंक्शन हो जाएगा। थीटा इक्वल टू हो गया ओमेगा टी माइनस KX। दैट मीन्स एट एनी x मतलब फिक्स्ड x की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर थीटा इज रोटेटिंग, वेरिंग मतलब रोटेटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रोटेटिंग, थीटा नहीं लिखते हैं, थीटा इज वेरिंग एट द रेट ओमेगा रेट से वो क्या रहा है? ऐसे ऐसे से रोटेट कर रहा है। थीटा इक्वल टू सम, ठीक है, x इक्वल टू 0 मान लीजिए, तो x इक्वल टू 0 पे थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है, इससे रोटेट हो रहा है, तो ये रोटेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। तो अगर इफ E1 इक्वल टू E2 मान चुके हैं, E1 इक्वल टू E2 इफ
तो इसको बोलेंगे सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभार पूछ देगा ऐसी चीज़ें कि हाँ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के केस में क्या होता है। इफ़ E1 इज नॉट इक्वल टू E2 एंड डेल्टा इक्वल टू π/2 तो उसको बोलेंगे एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वैसे लीनियरली पोलराइज्ड लाइट को समझना ही है। अगर लीनियरली पोलराइज्ड समझ गए तो काफ़ी कुछ समझ गए आप। अब इसके बारे में बताइए क्या बोल रहे हैं आप। What happens if this linearly polarized light is again passed through another polaroid? Linearly polarized light हमने बना लिया, कैसे? तो एक पोलराइड को सामने रख दिया, केवल एक एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड को वाइब्रेट होने के लिए उसको पास कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया दूसरे तरफ, पोलराइज्ड लाइट मिल गया। उस पोलराइज्ड लाइट को वापस एक पोलराइड पर डालेंगे तो कहानी कुछ अजीब टाइप का होता है। जैसा कि चश्मा में हम देखा कंप्लीटली डार्क हो गया था, वो कैसे हुआ उसका मैथमेटिक्स देखिए। तो मान लेते हैं कि ये अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, मान लेते हैं ये जो है वो अनपोलराइज्ड लाइट हम दिखा रहे हैं। वाइब्रेशन चारों सब जगह है, चारों तरफ है, और ये डायरेक्शन ऑफ मान लेते हैं रे है, ठीक है, सी का डायरेक्शन है, स्पीड ऑफ लाइट इधर जा रहा है। अब एक पोलराइड रख दिए यहाँ पे, पोलराइड रख दिए और उसके बाद क्या किए, ये एक्सिस दिखा दिए, थोड़ा दूर दूर दिखा दे रहे हैं, केवल समझाना है। ये एक्सिस रख दिए, कौन सा एक्सिस है, जो लॉन्ग चैन बनाता है वो वाला एक्सिस है, जो लॉन्ग चैन बनाता है ना वही एक्सिस है। अब क्या हो गया कि इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा मुझे वो कैसा दिखे, कैसा रहेगा, वो जब पास होगा बाहर आएगा तो वो कुछ इस टाइप का वाइब्रेट करेगा इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि बाकी सबको खा चुका रहेगा, एब्जॉर्ब कर चुका रहेगा। तो अब ये जो हो गया, अब इसके बाद अगर कोई लाया जाए वापस, इसके बाद अगर हम दूसरा पोलराइड लाते हैं तो दूसरा पोलराइड के डायरेक्शन मतलब ओरिएंटेशन ऑफ द पास एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस इसका ये था ना, ये वाला एक्सिस, ये तो हो गया ट्रांसमिशन एक्सिस। अब इस ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ यानी कि इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन के साथ दूसरा पोलराइड, किस पोलराइड का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो कितने एंगल पे है, इस पे सारा चीज़ डिपेंड करेगा। मान लेते हैं कि एक दूसरा पोलराइड यहाँ पर लगा दिए हैं ये। अब इस दूसरे पोलराइड पर यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग होते जाता है, दूसरे पोलराइड का जो डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन मान लेते हैं दूसरे पोलराइड का जो एक्सिस है वो इसी तरह ऐसे ही है, ऐसे, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो वाइब्रेशन ऐसे है इसको तो अलाउ कर देगा जाने के लिए, इसका भी ट्रांसमिशन एक्सिस वही है, तो इसका मतलब ये पोलराइड अभी कोई इफेक्ट इस पर नहीं डालेगा, सिंपली वो पास हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को अगर हम बदल देते हैं डायरेक्शन, मान लेते हैं कि इसका डायरेक्शन बदल के अगर ऐसे कर दिए, तब क्या होगा, अब मज़ा आ गया, क्योंकि अब इधर तो अलाउ करेगा नहीं, ये तो परपेंडिकुलर, इसका ट्रांसमिशन एक्सिस तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ट्रांसमिशन एक्सिस, और इस तरफ तो कोई लाइट है नहीं, जो लाइट है वो तो पोलराइज्ड लाइट है, वो ऑलरेडी इधर वाइब्रेट कर रहा है, तो इसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो पोलराइज्ड लाइट आया वो इस तरफ आने के बाद क्या होगा, इस तरफ आ ही नहीं पाएगा, देयर विल बी नो लाइट, कंप्लीटली डार्क जोन, कंप्लीटली डार्क। और यही केस होता है उस चश्मा में, मैंने दिखाया था पोलराइड चश्मा को अगर ऐसे 90 डिग्री पे रखे हुए हैं तो जो कॉमन जोन है उसमें से कोई लाइट नहीं आने का यही कारण है, ठीक है। और जबकि अगर वो पोलराइड ग्लास नहीं रहा तो क्या होगा, सिंपल सी, ये एक्सिस वैक्सिस से मतलब नहीं होता है, कुछ लाइट को वो रोकता है, कुछ लाइट को दूसरा वाला रोकता है, फिर भी लाइट आता है, ठीक है। लेकिन बाकी के केस में क्या होगा, ये तो हो गया 90 डिग्री की बात की है कि दोनों के बीच का पास एक्सिस 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों के बीच का पास एक्सिस 90 डिग्री नहीं रहा तब क्या होगा, तब उस समय मान लेते हैं कि दोनों के बीच पास एक्सिस के बीच का कोई एंगल है थीटा, ठीक है, कोई एंगल थीटा है। जैसे कि ये पोलराइड मान लेते हैं, ये है इसका, और एक और पोलराइड ले लेते हैं जो इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है इस समय, ऐसे आने से पहले तक, और इसका एक्सिस जो है थोड़ा सा रोटेट कर दिए हैं किसी तरफ, मान लीजिए इसका एक्सिस ऐसे है, तो पास एक्सिस इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये चैन है। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें इसके पास एक्सिस के बीच में, इसके पास जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वाई, हाँ वाई एक्सिस था ना, ठीक है, जो भी हम ई वाई लिखते हैं अभी, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला डायरेक्शन जो है कुछ एंगल थीटा बन रहा है। तो इसका जो पास एक्सिस के तरफ जो है उधर ही लाइट को अलाउ करेगा ये, और कहीं तो लाइट अलाउ करेगा नहीं, ठीक है। अलोंग द एक्सिस, अलोंग द चैन तो कंज्यूम कर जाएगा लाइट को। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अगर इसका इंटेंसिटी मान लेते हैं I0 है
तो इस तरफ जो लाइट आएगा उसका इंटेंसिटी होगा I0 cos स्क्वायर थीटा। इस लॉ को डिराइव किया था मॉल्यूस नाम के साइंटिस्ट ने, इसलिए इसे मॉल्यूस लॉ कहा जाता है। ठीक है, ये जो है I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा, इसे अब I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा में I0 क्या है? I0 है इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, जो यहाँ पे पोलराइज हुआ है, और थीटा क्या है? थीटा जो है वो एंगल बिटवीन पोलराइज्ड लाइट बोल सकते हैं, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन एंड ट्रांसमिशन एक्सिस या पास एक्सिस ऑफ द पोलराइड। क्लियर है? तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तब पोलराइड का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, I इक्वल टू I0 हो जाएगा। एंड इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री π/2 तो फिर I इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब दूसरे साइड में एकदम डार्क बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, मॉल्यूस लॉ से ये क्लियर समझ में आता है। तो पोलराइजेशन के बारे में आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। कुछ कुछ न्यूमेरिकल करने से और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक और चीज़ इसमें क्या पता होना चाहिए, इसमें ये पता होना चाहिए कि जैसे कि ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट, ये जब अनपोलराइज्ड अगर आई है और एक किसी पोलराइजर से, क्योंकि इस समय एंगल डिपेंड नहीं करता है, पोलराइजर का एंगल नहीं डिपेंड करता है, ये इस पोलराइजर से जब पास होगा तो जो इसका इंटेंसिटी होगा पास होने के बाद, जो पोलराइज्ड लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है उसका इंटेंसिटी आधा हो जाता है, तो ये I/2 हो जाएगा। ठीक है, ये I/2 हो जाएगा। अब ये I/2 हो जाएगा, इसको मान लेते हैं अगर I' बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग I' नहीं बोलते हैं, चलो ठीक है, I/2 हो जाएगा, बस इतना याद रखो। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये I/2 हो जाएगा इंटेंसिटी जब पोलराइजर से। इसको हम लोग एनालाइजर भी बोलते हैं, एनालाइजर। दूसरा जो पोलराइजर यूज किए हैं उसको एनालाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये I0 जो है वो एनालाइजर का है, I0 विच इज इक्वल टू I/2। ठीक है, तो यहाँ पर I जो है, ये I यहाँ वाला I है, एकदम बाहर वाला I, इसको I' बोल लीजिए। चलिए, तो ये I' कहलाएगा। तो I' इक्वल टू, क्लियर हो गया, I' इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा/2।